हेलो फ्रेंड्स, आइए आज यूपी बोर्ड क्लास 12 का 2024 में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करता हूँ। 316 ईबी ये पेपर कोड है। इसके पहले जितने सेट आए हैं मैं सभी सेट हल कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या क्लास 12 यूपी बोर्ड 2024 तो वहाँ से इसके नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए। कंप्लीट ग्रामर आपको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और देखिए, पहला क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज है। ये कई बार पेपर में आया है, इस साल भी पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर तैयार कर लेना, फिर आ सकता है, रिपीट होता रहता है किसी न किसी सेट में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। सुबह तड़के उठ जाना देर उठने से क्यों अधिक अच्छा होता है। तो देखिए, अब वीडियो को पॉज करके आप पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका अर्थ भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। स्पीड में मैं बता दे रहा हूँ और आप इसको ज़रूर तैयार कर लेना। तो अर्ली राइजिंग, सुबह उठने के बारे में इसमें बताया गया कि सुबह उठने के फ़ायदे क्या होते हैं, लेट से उठने के नुकसान क्या होते हैं। तो अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सुबह में जल्दी उठ जाना ले जाता है, लीड्स ले जाता है हेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्वास्थ्य और प्रसन्नता की तरफ ले जाता है। द मैन हु राइजेज लेट, जो वह आदमी जो राइजेज लेट देर से उठता है, कैन हैव ए लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, दिन के समय के दौरान पे उसके पास बहुत कम आराम करने का समय रहता है। एनीवन हु लाइज इन बेड लेट, वह कोई भी व्यक्ति जो लाइज इन बेड लेट, जो बिस्तर पर देर तक पड़े रहता है, यानी सोता रहता है, इज कम्पेल्ड टू वर्क टिल ए लेट आवर इन द इवनिंग, वह शाम के समय में भी देर तक काम करने के लिए कम्पेल्ड होता है, मतलब मजबूर होता है। ही हैज़ टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, वह शाम को बिना एक्सरसाइज किए बिना रह जाता है। विच इज़ नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, जो उसके स्वास्थ्य के लिए क्या है, आवश्यक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज इफोर्ट्स, उसके सभी प्रयासों के बावजूद भी हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज अ गुड रिजल्ट, उसका काम जो है एक अच्छे परिणाम के रूप में नहीं उत्पन्न करेगा, एक अच्छा परिणाम नहीं उत्पन्न करेगा। एज दैट ऑफ अर्ली राइजर, जितना कि जो जल्दी उठने वाला है उसका अच्छा परिणाम आता है। द रीज़न फॉर दिस, इसका कारण इज़ दैट, यह है कि ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, वह सुबह के तरोताज़ा करने वाले समय का लाभ नहीं ले सकता है, और मतलब वही टाइम या घंटे। सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट, आधी रात का जो शांत समय होता है, इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, वह काम करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। सेवरल ग्रेट थिंकर्स, कई महान विचारक से दैट कहते हैं कि दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन, वे केवल तभी सबसे अच्छा लिख सकते हैं जब दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब आधी रात का तेल जलाते हैं, मतलब क्या, रात में देर तक काम करते हैं, रात में और सुबह के कुछ जो घंटे होते हैं अर्ली मॉर्निंग के, तो उसमें जो है देर तक काम करते हैं, उसको कहते हैं मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल माने रात को बहुत देर तक काम करना। इट इज़ ट्रू टू से दैट, फिर भी यह कहना सत्य ही है कि फ्यू मैन हैव ए क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, कुछ लोगों का आधी रात में स्पष्ट दिमाग रहता है, मतलब क्लियर ब्रेन, मतलब दिमाग जो है बहुत अच्छे ढंग से क्लियर ढंग से काम करता है। व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप, जब शरीर को आराम और नींद की ज़रूरत होती है, तब कुछ लोगों का दिमाग जो है अच्छे काम करता है। दोज हु वर्क एट दैट टाइम रूइन देयर हेल्थ, फिर भी कह रहे हैं कि जो उस समय काम करते हैं सून रूइन देयर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को भी क्या करते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब भाई थिंकर्स जो है उनका तो रात में ही काम करना है, उनके लिए बेस्ट माना जाता है, लिखने पढ़ने का उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। लेकिन अब और दृष्टि से देखा जाए तो उस समय काम करने वाले का स्वास्थ्य खराब होता है, तो लाभ भी है तो नुकसान भी इस तरह से है। बैड हेल्थ मस्ट इन लॉन्ग रन, बुरा स्वास्थ्य लंबे समय तक इस तरह से चलते रहने के कारण हैव ए बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, से उनके काम पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ था। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ के फटाफट आंसर बता दे रहे हैं। वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, सुबह उठना क्यों राइजिंग लेट, राइजिंग में सुबह उठना लेट मानते हैं।
देर से उठने वाले से क्यों अधिक अच्छा होता है? देखिए, आपको करना है कि अर्ली राइजिंग इज़ बेटर देन राइजिंग लेट, इतना प्रश्न से लिख देना, उसके बाद लिख देना है बिकॉज, क्योंकि। ठीक है, BECAUC आंसर यहाँ है बिकॉज। बाद अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, क्योंकि सुबह का उठना स्वास्थ्य और प्रसन्नता की तरफ ले जाता है। तो अब द मैन हु राइजेज लेट, वो आदमी जो देर से जागता है, कैन हैव ए लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, उसके पास दिन में काम करने के लिए बहुत कम समय ही होता है। तो इस तरह से ये आपका पूरा यहाँ तक डे तक इसका आंसर है, और आप लेकिन यहाँ तक भी लिख देंगे हैप्पीनेस तक, तब भी काम आपका चल जाएगा। अगला है वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिड नाइट लाइट, कुछ विचारक क्यों आधी रात का तेल जलाते हैं, मतलब बहुत रात में देर तक काम करते हैं। देखिए, आपको लिख देना कि द सम थिंकर्स बर्न द मिड नाइट आयल, बिकॉज आपको भी यहाँ भी लिख देना क्योंकि। अब यहाँ देखिए, हाँ, बर्न द मिड नाइट बिकॉज के बाद आपको यहाँ से लिखना है दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिड नाइट आयल, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि वे सबसे अच्छा केवल तभी लिख सकते हैं जब वे आधी रात का तेल जलाते हैं, मतलब रात में जो है देर तक काम करते हैं लिखने पढ़ने का। तो हो जाएगा बिकॉज के बाद दे से लेके यहाँ तक लिख देना। अगला है वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिड नाइट आयल, ये तो हो गया। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिड नाइट, आधी रात में काम करने की क्या डिसएडवांटेज माने हानियाँ क्या है? तो देखिए, आपको ऐसे लिख देना कि द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिड नाइट इज़ दैट, आधी रात में काम करने की हानि यह है कि, अब देखिए क्या हानि है, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा दैट, यहाँ से लिखना है दोज हु वर्क एट दैट टाइम, जो उस समय काम करते हैं, सून रूइन देयर हेल्थ, वे अपने स्वास्थ्य को शीघ्र बर्बाद कर लेते हैं, रूइन इसको ख़राब करना है, नष्ट कर देना। बैड हेल्थ मस्ट इन लॉन्ग रन, रन मतलब यहाँ समय से लंबे समय तक बुरे स्वास्थ्य जो है हैव ए बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, से उसके काम पर भी बुरा प्रभाव डालता है। तो इस तरह से आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स, सुबह के समय और आधी रात के समय के संभव लाभ क्या है, संभावित लाभ क्या है? तो दोनों का लाभ बताना। देखिए, आपको पहले बताना है द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ, अब यहाँ बोथ हटा देना एक एक करके, क्योंकि बताना ऑफ मॉर्निंग आवर्स इज, ठीक है, संभव लाभ सुबह के घंटे का इज दैट, यह है कि। अब उसके बाद आपको यहाँ से लिख देना है ईट, आपको लिख देना क्योंकि ये समय लिख ही चुके हैं, अर्ली राइजिंग मतलब वही समय के लिए ही लगा है। इट लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है, सुबह के समय का संभव लाभ यह है कि यह स्वास्थ्य और प्रसन्नता की तरफ ले जाता है। बस इतना ही आपको लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना इसमें। पहले वाले में भले आप दोनों वाक्य लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन इसमें आपको केवल इतना ही तक लिखना, हैप्पीनेस तक लिख देना। सुबह का लाभ बता दें कि यह स्वास्थ्य और प्रसन्नता की तरफ ले जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है एंड ऑफ मिड नाइट आवर्स, क्योंकि आप यहाँ लगाए ना, तो अब वहाँ भी आप लगा दें एंड ऑफ मिड नाइट आवर्स इज दैट, और आधी रात के समय का संभावित लाभ यह है कि, क्या लाभ है आधी रात। हाँ, अब इसके बाद यहाँ से आपको लिख देना है इट लगा देना सब्जेक्ट में, दैट के बाद सब्जेक्ट लगेगा इट इज़, इट लगा के यहाँ से लिख देना इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, यह जो है, हाँ, आधी रात में के समय काम करने का संभावित लाभ यह है कि ये इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, यह काम करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और क्लियर इसको कर देंगे, फिर उसके बाद आइज कर देंगे, जैसा कि या क्योंकि आइज मीन्स जैसा कि, क्योंकि यहाँ मैन है ना, मैन हैव ए, क्योंकि व्यक्ति के पास क्लियर ब्रेन होता है आधी रात में, तो आज के बाद वन लगा दीजिए। किसके पास होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन माने भी व्यक्ति होता है, जैसे वन शुड डू, एज वन हैज़, वन एक बचना है तो हैज़ हो जाएगा, वन हैज़ ए, है बढ़ जाएगा, वन हैज़ ए क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, बस इतना लिख देना आपको, ठीक है। वन माने व्यक्ति होगा, वैसे आप वन नहीं लिखो तो ए मैन हैज़ ए क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट लिख दोगे तब भी चल जाएगा। अगला आपका जो है वर्ड पावर से रिलेटेड है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी, नॉइजी माने शोरयुक्त, शोरगुल, तो शोर से भरा हुआ, तो इसका जो है शोरयुक्त का विलोम क्या होगा, पैसेज से बताना है। तो देखिए,
तो क्वाइट आवर यहाँ आया है, तो आपको क्वाइट इसका अपोजिट हो जाएगा, यही आया है कहीं, क्वाइट आवर। यहाँ देखिए क्वाइट, नॉइजी का अपोजिट है QUIET, क्वाइट मीन्स शांत होता है, तो अपोजिट ऑफ नॉइजी इज क्वाइट। व्हाट डू यू मीन बाय बर्निंग मिडनाइट ऑयल? बर्निंग मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब है? तो इसका सुनाने से आपको पैसे से नहीं कहा लिखने के लिए, पहले वाला कहा था, उसको अपने हिसाब से लिखना है। तो आपको लिख देना कि बर्निंग द मिडनाइट ऑयल मीन्स, ऐसे लिख देना है। उसके बाद लिख देना टू वर्क लेट इनटू द नाइट, रात में देर तक काम करना, ठीक है। इतना ही लिख देंगे चल जाएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा और लिखिए, आर इनटू द नाइट, आर इनटू द नाइट, आर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आवर्स कर दीजिए, अर्ली RLY, अर्ली मॉर्निंग आवर्स, ठीक है, बस इतना कर देंगे। तो टू वर्क लेट इनटू द नाइट और अर्ली मॉर्निंग आवर्स, मतलब रात में या तड़के, जो सुबह में तड़के का जो समय होता है उसमें जो है काम करना, ठीक। क्योंकि आधी रात में काम करेंगे तो उसके बाद 12 बजे के बाद सुबह होना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी कुछ काम करेंगे, तो इसलिए टू वर्क लेट इनटू द नाइट और अर्ली मॉर्निंग आवर्स, ये इसका मीनिंग है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रूइन? रूइन का सिनोनिम क्या है? द सिनोनिम ऑफ रूइन इज डिस्ट्रॉय होता है इसका सिनोनिम, DESTROY, डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना, रूइन माने नष्ट करना या बर्बाद करना। अब चलिए और क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन 100 से 150 वर्ड में आया, तो 3 को दिया है, 3 में से एक आपको निबंध लिखना। पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट स्कूल, स्कूल में खेल का महत्व बताना है, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में लिखना है, यूजफुलनेस ऑफ गुड लाइब्रेरी, अच्छे पुस्तकालय की उपयोगिता, इसको बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपका है राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लड इन योर टाउन और विलेज। समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो, दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लिखो और उन्हें सिचुएशन, उस स्थिति के बारे में लिखना है, प्रॉब्लम समस्या के बारे में, आफ्टर फ्लड जो बाढ़ के बाद आई है, इन योर टाउन और विलेज आपके कस्बे या गाँव। या फिर राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेवरल लैबोरेटरीज इन योर कॉलेज, या प्रिंसिपल को एक पत्र लिखो कॉलेज के और उनको इम्प्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए कहो, ऑफ सेवरल लैबोरेटरीज, कई प्रयोगशालाएँ इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में जो कई प्रयोगशालाएँ उनमें सुधार के लिए जो है उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि भाई उसमें व्यवस्थाएँ नहीं है पुस्तक वगैरह की, उसमें सुधार करें। तो लेबोरेटरी प्रयोगशाला प्रयोगशाला में जो सुधार करें कि मतलब प्रयोगशाला से संबंधित तो जो सामान है उन सभी सामानों को जो है प्रोवाइड कराएं। तो पुस्तक से नहीं, पुस्तक माने होता है लाइब्रेरी माने पुस्तक होता है, लेबोरेटरी माने होता है प्रयोगशाला से संबंधित जैसे प्रयोग करना है आपको, सामान नहीं है तो प्रयोगशाला अच्छे ढंग से है नहीं, उसकी मरम्मत कराएं और जो काम सामान नहीं है उसको सुधार करें, इसके बारे में लिखना। तो इस चलिए इन सभी के बारे में सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी बाद में। अब चलिए देखते हैं ग्रामर। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो जीवन में ब्राइट साइड, ब्राइट माने होता है उज्ज्वल, साइड माने उज्ज्वल पक्ष लेता है, मतलब आशावादी होता है। तो अपने आप को उज्ज्वल पक्ष लेना है, मतलब आशावादी होता है जो व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं एक शब्द में ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट माने होता है आशावादी। अब एक बात जान लीजिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड है पेसिमिस्ट। अगर पेपर में आपको ब्राइट साइड जगह डार्क साइड आ जाएगा, पूरा यही रहेगा, वन हु टेक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग इस कॉल्ड, उसको कहते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट माने निराशावादी और ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी। तो देखिए दोनों आ सकता है, डार्क रहेगा तो आप पेसिमिस्ट, नहीं तो ऑप्टिमिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। 24 में ऑप्टिमिस्ट है, 25 में मान लीजिए पेसिमिस्ट आ जाएगा तो डार्क साइड है। तो इस तरह से आपको दोनों पर ध्यान देना है और इसका एंटानिम्स पूछेगा ऑप्टिमिस्ट का तो पेसिमिस्ट हो जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्टिमिस्ट। फ्रेज पिक होल्स इन, पिक होल्स इन का मीन्स माने मतलब क्या होता है, पिक होल्स इन माने होता है दोष निकालना, टू फाइंड फॉल्ट विथ।
द सिनोनिम्स ऑफ इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस माने परिश्रमी, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी। ठीक है, तो कठिन परिश्रमी इसका सिनोनिम्स होगा। वही इंडस्ट्री माने उद्योग होता है, इंडस्ट्रियल माने औद्योगिक होता है, फैक्ट्री माने फैक्ट्री होता है, कारखाना होता है। तो हार्ड वर्किंग इसका आंसर होगा। ध्यान देना, इंडस्ट्रियस का इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ना इंडस्ट्रियल से है। इंडस्ट्री का मतलब हार्ड वर्किंग ही होगा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल दे दिया है। तो इम्पॉर्टेंट आपका जो है क्वेश्चन था, तो इस पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इंडस्ट्री मतलब हार्ड वर्किंग। कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल, दिस कॉलेज इज़ द बेस्ट इन ऑल कॉलेज, यह कॉलेज सभी कॉलेजों में से सबसे अच्छा है। तो गलती कहाँ है इसमें? विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर? तो सभी कॉलेजों में से का अंग्रेजी इन नहीं होगा, यहाँ ऑफ होगा। बेस्ट ऑफ ऑल कॉलेज, इसलिए ऑफ होना चाहिए, तो गलती आपका इन में ही है। ठीक है, इन में गलती क्यों हो बता दिया मैं, ऑफ होना चाहिए। ऑफ माने होता में से, बेस्ट ऑफ ऑल कॉलेज ऐसे लिखना चाहिए। द एंटोनिम्स ऑफ सक्सेस इज, सक्सेस का एंटोनिम बिलोंग क्या होगा? फेलर। सक्सेस माने सफलता, फेलर माने असफलता। वहीं फेल माने असफल होना, फेल्ड माने असफल हो गया, पास माने सफल होना। आपको आप हाँ, सक्सेस आपका नाउन है तो फेलर भी नाउन है, तो नाउन का नाउन ही अपोजिट होता है, इतना ध्यान देना। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। इससे भी आप ट्रिक बना सकते हैं कि सभी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ही नहीं है नाउन, ये एक ही नाउन है तो यही आपका हो जाएगा। ऐसे भी ट्रिक बना सकते हैं। चलिए पांचवा देखते हैं, ग्रामर पोर्शन हल करते हैं। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हेन शैल आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कब करूं? तो कोई है तो मतलब वो मुझसे मदद करना चाहती है मेरी, कब करूं मुझसे पूछ रही है। तो हम यही कहेंगे, ये नहीं कहें कि मैं आपकी मदद कब करूंगी, ऐसा नहीं पूछे, कब करूं, ये सेंस आ रहा है। तो अब एक जान लीजिए कि इसका हो जाएगा सी सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो आस्क्ड ही लगेगा। सी आस्क्ड भी, उसने मुझसे पूछा। व्हेन आई का जो है सी के अनुसार बोलेंगे सी। अब यहाँ सी के साथ शुड का प्रयोग अच्छा माना जाएगा। व्हेन सी शुड हेल्प मी, दूसरे से कि उसने मुझसे पूछा कि उससे मेरी मदद कब करना चाहिए, कि या वह मेरी मदद कब करे, कब करेगी नहीं। अगर करेगी आता तब तो उठ सही था, लेकिन कब करे ये सेंस आ रहा। तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी व्हेन सी शुड हेल्प मी, क्योंकि ग्रामर का एक रूल है कि व्हेन जैसे सैल के बाद आई जब आता है, कभी कभी सैल आई आता है, तो उससे सलाह का सेंस होता है। अगला आदमी पूछना चाहता है कि मुझे यह काम कब करना चाहिए, तो उसमें हम वुड का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, वाक्य शुड का ही प्रयोग करना चाहिए। ये किताबों में जो है रूल्स दिया गया है, इसलिए हम आई का जो है सी कर रहे हैं तब भी बिल वुड नहीं कर रहे हैं, शुड ही कर रहे हैं, इतना ध्यान देना आपको। ठीक है, तो सी आस्क्ड मी व्हेन सी शुड हेल्प मी, उसने मुझसे पूछा कि वह कब मेरी मदद करे या उसे कब मेरी मदद करनी चाहिए, इस तरह से इसका सेंस होगा। आई सेड टू हर, तो प्लीज़ है तो आई रिक्वेस्टेड हर हो जाएगा। आई रिक्वेस्टेड हर, प्लीज़ हट जाएगा रिक्वेस्टेड ना, तो आई रिक्वेस्टेड हर, उसके बाद हो जाएगा टू से जोड़ेंगे टू हेल्प मी का आई के अनुसार बदलोगे तो मी ही आएगा घूम के। फिर से बता दे रहा हूँ, आई सेड टू का रिक्वेस्टेड कर दीजिए, हर के बाद जो है टू लगाइए, प्लीज़ हट जाएगा। टू हेल्प मी का मी ही रहेगा, क्योंकि आई के अनुसार बदलोगे तब भी मी ही आएगा। और जस्ट नाउ का जस्ट देन, बस तो हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी जस्ट देन, मैं उससे केवल तभी जो है अपनी सहायता करने के लिए प्रार्थना किया। हाँ, तो कंबाइन एनी वन ऑफ द, तो यहाँ देखिए दो में से एक करना है आपको, सब में से दो में से एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों बता दे रहा हूँ ताकि आपको चाहे जैसे क्वेश्चन है आप कर ले जाएँ। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो ये मिलावा जैसा निर्देश दिया गया है, मतलब सिंपल बनाना है दोनों को मिला कर। तो द एनिमी सरेंडर्ड, दुश्मन सरेंडर्ड माने आत्मसमर्पण कर दिए, द बैटल वाज वन, युद्ध जीत लिया गया। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट अलग है, यहाँ सब्जेक्ट अलग है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल लगता है, तो द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अनुसार एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग लग जाएगा, हैविंग 7 बार बदल देंगे। काम का अगला वाक्य सेम टू सेम लिख देंगे, या द में टी छोटे से कर देंगे। द एनिमी हैविंग सरेंडर्ड द बैटल वाज वन, मतलब दुश्मन के आत्मसमर्पण करने के बाद युद्ध को जीत लिया गया। इट इज़ डन, यह कर लिया जाता है, इट कैन नॉट बी अनडन, इसे दोबारा नहीं किया जा सकता।
तो ये इसमें क्या है कि जो कुछ कर लिया जाता है दोबारा नहीं किया जाता, तो मतलब जो हो गया तो हो गया भाई, कर लिया गया, अब दोबारा तो नहीं ऐसा हो सकता। तो इसमें हम नाउन क्लास को इसको बना देंगे, इट हटेगा, वाट इज़ डन जो कुछ कर लिया जाता है कामा करके, कैन नॉट बी अनडन, इट भी हट जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि कैन नॉट बी अनडन, कैन नॉट ये वर्ब है, तो इसका ये वाट इज़ डन ये पूरा क्लाज बनेगा, जो नाउन क्लाज बनेगा, तो ये इसका पूरा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब उस नियम से बनेगा। तो वाट इज डन कामा कैन नॉट बी अनडन, ये इसका हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, व्हाट कंजक्शन हो जाएगा। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस है। डिड यू सी हिम स्टडी, तो डिड है तो वाज हो जाएगा, वाज हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे ही, सीन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, बाय यू, वाज ही सीन बाय यू, स्टडी लास्ट में हो जाएगा, प्रश्नवाचक के निशान लग जाएगा, वाज ही सीन बाय यू स्टडी। कंपैरेटिव डिग्री बनाना, आयरन इज़ द मोस्ट यूजफुल मेटल, तो द मोस्ट हटा के दम, हाँ केवल मोर हो जाएगा, मोर पहले तो द लगता नहीं है। आयरन इज मोर यूजफुल, यूजफुल के बाद ध्यान देना, दैन एनी अदर, दैन एनी अदर उसके बाद तब रहेगा मेटल। ठीक है, आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल, आयरन किसी भी अन्य धातु से अधिक उपयोगी है, ये चीज़ होगा सुपर, इसका कंप्लीट। पुअर आर ऑनेस्ट, इसमें करेक्ट करना है, तो पुअर आर तभी लगेगा जब दा पुअर रहेगा। ठीक है, क्योंकि पुअर माने गरीब लोग वर्ग को बता रहा है, तो उसके पहले हम दा लगाते हैं, तब बहुवचन वो हो भी जाता है और आर सही भी जाता है उसके पहले। द पुअर आर ऑनेस्ट ऐसे होगा, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। डिड यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क, क्या तुम अपने काम पर गर्व करते हो। तो देखिए प्राइड के साथ हमेशा ऑफ नहीं लगता, इन लगता, प्राइड इन माने होता है गर्व करना, किसी चीज़ में गर्व करना। और प्राइड का एक बात ध्यान देना, इससे रिलेटेड एक वर्ड है प्राउड, प्राउड माने होता है घमंडी। ठीक है, और प्राइड माने घमंड करना, तो ये वर्ब है, तो इसके साथ प्राइड के साथ तो इन लगता, लेकिन प्राउड के साथ आप लगता है, तो ध्यान देना प्राउड के साथ प्राउड होता तब आप सही था, यहाँ प्राइड है तो इसलिए इन लगेगा, तो यहाँ इन कर दीजिए, वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पेयर ऑफ वर्ड है, ये होमोफोन से एक पेयर को बनाना है, वाक्य में प्रयोग करना है। फिलहाल मैं अर्थ बता दे रहा हूँ, अर्थ बता देंगे तो आप बना सकते हो। देखिए एक्सेप्ट माने पहले क्या होगा, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, स्वीकार करना है, और दूसरा एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्ट माने क्या होता है, आशा करना। तो इसके ऊपर आपको वाक्य बना देना, एक्सेप्ट, जैसे ही एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया, या ही एक्सेप्टेड माई इन्वाइटेशन कार्ड, उसने मेरे आमंत्रण पत्र को स्वीकार किया। एक्सपेक्ट माने आशा करना, जैसे ही एक्सपेक्टेड, ठीक है, टू गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर पाने की आशा किया था। ठीक है, ही एक्सपेक्टेड टू विन द इलेक्शन, वह चुनाव जीतने का आशा किया था। इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं। वीक माने कमज़ोर, जैसे ही इज़ वेरी वीक इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बहुत क्या है कमज़ोर है, ही इज़ फिजिकली वीक, वह शारीरिक रूप से कमज़ोर है, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। वीक माने हफ्ता, जैसे ही हैज़ बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स, और 2 हफ्ते से स्कूल आ रहा, कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से बात। देयर आर 7 डेज इन ए वीक कर सकते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। चलिए अब ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो ट्रांसलेशन देखते हैं, 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, इसका अंग्रेजी क्या होगा, 2 persons वर ट्रेवलिंग टुगेदर, टुगेदर माने था साथ साथ। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, रास्ते में खुला ऑन द वे, कामा कर देंगे, ऑन द वे शुरू में लिखेंगे, नहीं तो लास्ट में करेंगे तो काम नहीं लिखा पाया, ऑन द वे कामा। दे गॉट चांस, उन्हें अवसर मिला, टू स्टे इन एन इन, टू स्टे में ठहरने का, इन एन इन, INN, इन माने होता सराय या धर्मशाला, आयन लगेगा क्योंकि आई स्वर है। ऑन द वे कामा दे गॉट चांस टू स्टे इन एन इन, उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली, उनमें से एक को मतलब वन ऑफ देम, उनमें से एक को, उनमें से, हाँ, फाउंड माने पाया, वन ऑफ देम फाउंड ए बैग
ऑफ रुपीज़, ए बैग ऑफ रुपीज़, रुपये की थैली पाया। कहाँ? एट द डोर ऑफ, हाँ, इन, ठीक है, एक को सराय के दरवाजे। वन ऑफ देम फाउंड ए बैग ऑफ रुपीज़ एट द डोर ऑफ इन। दूसरे व्यक्ति ने कहा, द सेकंड पर्सन सेड, दूसरे व्यक्ति ने कहा, इन रुपयों को बराबर बांट लें, बराबर बराबर बांट लें, मतलब कि और इन रुपयों को बराबर बांट लें। तो इसमें लेटस से बनेगा, लेटस डिवाइड माने बांट लें या और बांट लें। लेटस डिवाइड दीज रुपीज़, इन रुपयों को, इक्वली, बराबर बराबर मतलब इक्वली, EQUALL वाले, इक्वल माने बराबर, इक्वली माने बराबर बराबर। पहले व्यक्ति ने कहा, द फर्स्ट पर्सन सेड, थैली मुझे मिली है, मतलब आई हैव फाउंड द बैग, अतः इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। सो देयर इज नो पार्ट ऑफ यू इन इट। नो पार्ट ऑफ यू का दो या नो शेयर ऑफ यू का दो, दोनों सही है। पार्ट माने भी हिस्सा, शेयर माने भी हिस्सा, इन इट। इस पर दोनों झगड़ने लगे। एट दिस बोथ ऑफ देम, दोनों मतलब बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों। एट दिस बोथ ऑफ देम बिगेन टू क्वारल, बिगेन टू क्वारल माने झगड़ा करने लगे, या स्टार्टेड क्वारलिंग भी कह सकते हो। QUARRELLING क्वारलिंग रहेगा। अगर फर्स्ट फॉर्म लिखोगे बिगेन टू क्वारल तब एक रहेगा। दोनों को झगड़ा करते देखकर, सीइंग बोथ ऑफ देम क्वारलिंग, क्वारलिंग कह दो या फाइटिंग भी कह सकते हो, फाइटिंग में लड़ाई करना झगड़ा। सीइंग बोथ ऑफ देम क्वारलिंग या फाइटिंग भी कह सकते हो। कामा, पुलिस वहाँ आ गई, पुलिस केम देयर, और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई। एंड लेड माने होता है लिवा ले जाना, लीड का सेकंड फॉर्म लीड माने ले जाना, लेड माने लिवा ले जाना। एंड लेड द मैन विथ बैग, मैन विथ बैग माने थैली वाले व्यक्ति, टू द पुलिस स्टेशन, थाना मतलब पुलिस स्टेशन। एंड लेड द मैन विथ बैग या द पर्सन विथ बैग, दोनों का सेकंड, टू द पुलिस स्टेशन। तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से अपने साथ चलने का निवेदन, देन दैट पर्सन, तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से अपने साथ चलने का निवेदन किया। रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड का दो या कंपेनियन का दो, रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू गो विथ हिम टू द पुलिस स्टेशन, रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू गो विथ हिम टू द पुलिस स्टेशन। टू गो विथ हिम का दो या टू अकम्पनी हिम कह दो, कंपनी माने भी साथ देना या साथ चलना, बात एक ही में। टू द पुलिस स्टेशन, टू गो विथ हिम का दो या टू अकम्पनी हिम, ठीक है। गो विथ का एक शब्द अकम्पनी हो जाएगा, टू गो विथ हिम या टू अकम्पनी हिम टू द पुलिस स्टेशन। इस पर उसके मित्र ने कहा, एट दिस हिज फ्रेंड सेड, इस यदि इस थैली में मेरा हिस्सा नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो शेयर ऑफ माइन इन दिस बैग, ठीक है, देयर इज़ नो शेयर ऑफ माइन इन दिस बैग, माइन रहेगा क्योंकि माइन के बाद नाउन नहीं लिखना, तो मेरा कहेंगे माइन लिखा जाए। इफ़ देयर इज़ नो शेयर ऑफ माइन इन दिस बैग, तो मैं थाने क्यों चली, देन, तो के लिए देन लगा सकते काम के बाद, बात पर जो देने के लिए दिन भी लग जाता, नहीं तो काम से ही काम चल जाता, तो के लिए। देन वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन, वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन, तो मैं थाना क्यों चलूँ। इतना कहकर वो अपने नगर को चला गया। सेइंग इट, इतना कहकर ही वेंट टू हिज सिटी, वह अपने नगर को चला गया। अगला है, चलिए लिटरेचर पोर्शन देख लेते हैं फटाफट, कौन कौन से क्वेश्चन है 2 मिनट में, ताकि आपको पता चल जाए कौन से क्वेश्चन है, उसका क्या लिखना है। बाकी आपको सेपरेट वीडियो बाद में मिल जाएगी इसके ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन आपका प्रोज से आया, 40 वर्ड में लिखना है, 2 क्वेश्चन लिखने हैं हमको चर्चा नंबर में। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, भाषा और इसके महत्व के बारे में एम हैमल ने क्या कहा, या हाउ डिड आवर इंस्ट्रक्टर फ्रेंड डगलस, इंस्ट्रक्टर जो निर्देशक था या टीचर जो था उसने डगलस को कैसे ट्रेन किया, मतलब फ्रेंड मैंने प्रशिक्षित किया। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ही फाइंड देयर, उन्होंने वहाँ क्या समस्या पाया। या फिर वाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज ए ट्रैप, फेरी वाला जो था वो संसार को चूहादानी के रूप में कैसे मानता था या क्यों मानता था।
अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब डगलसेज स्ट्रगल एट द पोल। तालाब में डगलस के संघर्ष का वर्णन करो। व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। अपने जीवन को बचाने के लिए उसने क्या किया। या फिर डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल फैक्ट्री। ग्लास माने कांच के, बैंगल माने चूड़े, कांच के चूड़ियों के इंडस्ट्री माने उद्योग धंधे, कांच के चूड़ियों के उद्योग धंधे में काम करने वाले लोगों के जीवन का वर्णन करो। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक लिखना। 7 नंबर का है, 80 वर्ड में लिखना। ये भी प्रोज का था। अगला क्वेश्चन जो है आंट जेनिफर टाइगर्स फ्रांस क्रॉस स्क्रीन। ये आंट जेनिफर टाइगर्स ये पोएम है, उससे लाइनें दी गई हैं। 3 क्वेश्चन है, इसी में से छांट के आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 सेंट्रल आइडिया है। माई मदर एट 66 थिंग ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट। इन तीनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। 4 नंबर का है। अगला क्वेश्चन आपको सप्लीमेंट्री से आया हम। व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। जब लेखक अंटार्कटिका पहुंचा तो उसने क्या आश्चर्य जो है महसूस किया। ठीक है, किन आश्चर्यों को महसूस किया। या फिर हुआ जहाना हाना कौन थे। हाउ डिड सी मीट डॉक्टर सदाव। वह डॉक्टर सदाव से कैसे मिली थी। अगला क्वेश्चन हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द वाइट मैन। डॉक्टर सदाव गोरे आदमी का ऑपरेशन कैसे किए। व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था। वाई वाज इट सिचुएटेड, या कहाँ पर स्थित था। इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना। 4 नंबर के रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है, 80 वर्ड में लिखना है। हुआ द साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक कौन था। हाउ व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। तीसरे तल के बारे में उसने क्या कहा। और अगले लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग किल द 100 टाइगर। राजा ने 100 बाघ को क्यों मारा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन थे। आई होप समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास भेज दीजिए ताकि पढ़ सकें और अच्छी जानकारी ले सकें, नंबर को अपने बढ़ा सकें। ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ समय से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।